फेंग सू का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम जा नहीं सकते। सू कहता है तुम सच में बहुत वियर्ड पर्सन हो। तुम कहते हो कि मैं डिस्गस्टिंग हूँ पर तुम मुझे अभी जाने नहीं दे रहे हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? फेंग कहता है तुम जा नहीं सकते। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे होपलेस हो जाओ। सू कहता है ठीक है तब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ पर तुम्हें मेरे साथ करना होगा। मैं ओबीडियंट रहूंगा और तुम्हारी हर बातों को सुनूंगा। ये सुन के फेंग को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था। तभी सू कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, चाहे तुम मुझे मारो या फिर मुझसे वादा करो, पर तुम्हें ये बात तो अच्छी तरह से पता है ना मुझे क्या चाहिए। ये सुन के नियान उसे मारने के लिए हेजिटेट करने लगता है। तभी सू उसके करीब जाके उसे किस कर लेता है। नियान उसे दूर पुश करते हुए कहता है रुको ये डिस्गस्टिंग है। सू कहता है क्या तुम मुझे इसीलिए टॉलरेट कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ? फिर वो रोते हुए कहता है क्या तुमने कभी एक सेकंड के लिए भी सोचा है, क्या तुमने कभी सोचा है मेरी वजह से तुम में कितना बदलाव आया है? ये सुन के फेंग का दिल पिघलने लगता है और वो उसके आंसू पोंछने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फेंग ने उसे अपने घर पे लाया हुआ था। सू उसे टीज करते हुए कहता है मास्टर फेंग क्या तुम मुझे अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हो? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फेंग गुस्से से कहता है अब तुम अपना मुंह बंद रखो। जब वो दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं तब एक लेडी फेंग से कहती है डिनर तैयार हो चुका है। फेंग उस लड़की को जवाब देता है आज मैं नहीं खाने वाला। सू सोचने लगता है क्या ये लड़की फेंग की नई मेड है? इससे पहले मैंने उसे यहाँ पे कभी भी नहीं देखा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सू गार्डन में टहल रहा था तभी एक बच्चा उससे टकरा जाता है। सू कहता है तुम किसके बच्चे हो? उस बच्चे को गौर से देखने के बाद वो कहता है तुम फेंग फू की तरह लग रहे हो। फिर वो बच्चा भागते हुए अपनी मम्मी के पास चला जाता है। सू समझ नहीं पाता आखिर ये दोनों कौन है। ये वही लड़की थी जो कल फेंग को खाने के लिए पूछ रही थी। वो लड़की कहती है सॉरी मैंने कल खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मैं फेंग की वाइफ हूँ और ये उसका बेटा है। ये सुन के सू को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो कहता है फेंग ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है। वो लड़की कहती है ये पहली बार है कि मेरे हस्बैंड ने अपने एक दोस्त को घर पे लाया है। मैं देख सकती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में कितना केयर करता है। फिर वो फेंग जी को कहता है अंकल को ग्रीट करने के लिए। सू कहता है तुम दिखने में अपने पापा की तरह ही हो। अभी उसे फेंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो लड़की कहती है मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए एक साइकाइट्रिस्ट ढूंढ लिया है। वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहता है ताकि तुम क्योर हो सको। ये सुन के सू बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। वो लड़की कहती है पर मुझे लगता है कि सेम जेंडर रिलेशनशिप ये कोई सिकनेस नहीं है, ये एक बड़ा ओपिनियन है। मेरा हस्बैंड बहुत जिद्दी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी वजह से तुम्हें हर्ट हो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। वो कहता है मेरे तिजोरी में से सामान गायब हो गई है। बटलर कहता है मास्टर आप शांत हो जाइए, मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। फेंग कहता है मैंने तिजोरी में जिस पिक्चर को रखा था वो गायब हो गई है। ये सुन के बटलर परेशान होके कहता है क्या ये कितना वियर्ड है, उस चोर ने कोई पैसे नहीं चुराए। फेंग कहता है मेरे कमरे में कौन आया था? तभी एक मेड कहती है मैंने मिस्टर सू को आपके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था, वो अब तक घर वापस नहीं आया है। ये सुन के फेंग हैरान में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें सू को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे बैठा हुआ था। वो कहता है तिजोरी का पासवर्ड गेस करना बहुत ही इजी था। उसने मेरा डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड बनाया था। पहले मैंने सोचा कि मैं उसके सारे पैसे चुरा लूंगा पर उस कमीने ने। अभी उसके हाथ में जो तस्वीर थी उसमें उन दोनों की पिक्चर थी। सू कहता है तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारा एक बच्चा भी है, फिर भी तुम ऐसी चीजें अपने पास क्यों रख रहे हो? फिर वो उस तस्वीर को फाड़ देता है और रोते हुए कहता है तुम झूठे हो। 4 साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग सू को घेर चुके थे। एक पर्सन कहता है उस पिक्चर में यही आदमी था। सू कहता है तुम लोग कौन हो? मैंने तो सब कर चुका दिए थे। पर वो लोग उसे अगवा कर लेते हैं। जब उसे होश आता है वो देखता है कि अभी वो एक बेड में लेटा हुआ था। तभी कमरे के अंदर फेंग एंटर करता है। फेंग उससे पूछता है तुम मुझसे भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सू कहता है तुम मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाले हो ना, इससे अच्छा कि तुम मुझे जान से मार डालो। पर फेंग उसके बाल खींचते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम क्योर हो जाओ, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्या तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितनी कोशिश की? सू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बच्चा भी है। मैं किसी और के साथ रह लूंगा पर मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूंगा। ये सुन के फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सू को जोर का चाटा मारता है। फिर वो आगे कहता है ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा क्योर होने के लिए। फिर वो अपना घड़ी देखते हुए कहता है समय आ चुका है। मेडिसिन
मेडिसिन का असर अभी शुरू होने ही वाला है। ये सुन के सू परेशान होकर कहता है तुमने मुझे क्या खिलाया है। फेंग कहता है अगर मैंने तुम्हें ये मेडिसिन नहीं दी होती तो फिर तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सू बहुत जोरों से हाँफने लगता है। वो कहता है नहीं प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। तभी कमरे में एक लड़की एंटर करती है। फेंग कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। फिर वो उस कमरे से निकल जाता है। सू चिल्लाते हुए कहता है तुम बस्टर्ड हो, मैं तुम्हें हेट करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। सू चिल्ला रहा होता है पर फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सू कहता है मेरी स्टोरी सच में दुख भरी है ना। अपनी फादर की स्टोरी सुनने के बाद नियान कहता है ये सच में बहुत दुख भरी है। सू उसे पेट करते हुए कहता है बुद्धू लड़के, सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ पास्ट की बातें हैं। नियान उनसे सवाल पूछता है अगर आपको सब कुछ फिर से रिस्टार्ट करने का मौका मिले तो क्या आप उन्हें लाइक करेंगे। इसके बाद हमें 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फेंग अभी हॉस्पिटल बेड में पड़ा हुआ था और सू उसका देखभाल कर रहा था। फेंग कहता है मेरे बेटे और नियान के बारे में मुझे बताओ, वो लोग मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आ रहे। सू उससे कहता है तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेट करता है। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को गार्ड कर रहा है, इसीलिए मैं भी उससे ठीक से मिल नहीं पाता हूँ। फेंग कहता है ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। सू कहता है एक पेशेंट को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सू कहता है मैंने एक सपना देखा था, मैंने सपने में वो सब कुछ किया जो मुझे करना नहीं चाहिए था। मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हो गई थी। फिर वो अपने पेरेंट्स, सू, अपनी वाइफ और अपने बेटे के बारे में सोच के रिग्रेट फील करने लगता है। सू कहता है आजकल तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लगे हो, जबकि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। फिर वो आगे कहता है अपने गलतियों के लिए तुमने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी है और ना ही तुम्हें कभी गिल्टी फील हुआ है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है पर तभी फेंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है नेक्स्ट लाइफ में अगर तुम एक लड़की हुए तो मैं तुमसे डेफिनेटली शादी कर लूंगा। सू पूछता है अगर मैं नेक्स्ट लाइफ में भी लड़का रहा तो तुम क्या करोगे। फेंग कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर सू अपना हाथ विड्रॉ करते हुए कहता है इस बात को भूल जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। फिर वो सोफे पे बैठ जाता है और कहता है मुझे पता है तुम फिर से मुझे एक लड़की के साथ ढकेल दोगे, पर तभी फेंग कहता है मैं फिर भी तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुन के सू हैरान होकर कहता है हाँ तुमने क्या कहा। फेंग कहता है मुझे माफ कर दो, मैं डेफिनेटली तुमसे शादी करूंगा। और फिर अचानक से मशीन में अलार्म बजने लगता है। सू परेशान होकर कहता है फेंग तुम्हें क्या हो गया, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नियान का फादर कहता है अगर मुझे दोबारा फिर से सब कुछ शुरू करने का मौका मिले फिर भी मैं उसे लाइक करूंगा। नियान कहता है मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं साओ को हमेशा लाइक करता रहूंगा। सू कहता है मुझे तुमसे जेलस फील हो रहा है, तुम किसी के प्यार में पड़ गए। फिर वो सैड होकर कहता है पर मुझे अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए वेट करना होगा। फिर मुझे उस वक्त का भी इंतजार करना पड़ेगा जब फेंग कहेगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। नियान अपने फादर से बातचीत कर रहा था, तभी उसे यूसेन का मैसेज आता है। यूसेन ने उसे मैसेज किया है कि साओ को चोट लगी है, अभी वो सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुन के नियान जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसका फादर कहता है क्या हुआ। नियान कहता है साओ को चोट लगी है, मुझे हॉस्पिटल जाके उसे देखना होगा। पर वहाँ से जाने से पहले वो एक बार पीछे पलट के अपने डैड से कहता है आप पहले की तरह कुछ भी मत करिएगा, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आप मुझसे दूर मत जाइएगा। अगर आपको जाना होगा तो एटलीस्ट मुझे आपको गुड बाय कहने दीजिए। सू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ। तभी नियान अपने फादर को हक कर लेता है। सू कहता है आज ए फादर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई, मेरे ऊपर फिर से भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नियान कहता है मैं भला आपको हेट कैसे कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नियान भागते हुए हॉस्पिटल पहुँच चुका था। गोमिंग उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम और तुम्हारा लवर, तुम दोनों मेरे अंकल से दूर क्यों नहीं रहते। तुम्हारे लवर ने मेरे अंकल को बहुत मारा पीटा है और शायद मेरा अंकल ब्लाइंड भी हो सकता है। नियान शौक में पड़ जाता है और कहता है क्या वो ब्लाइंड भी हो सकता है। यूसेन कहता है ये सब कुछ बंद करो, ये नियान की गलती नहीं है। नियान कहता है जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, पर प्लीज मुझे तुम साओ से मिलने के लिए दो। पर गुमिंग इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। पर तभी यूसेन गुमिंग को पकड़ लेता है और नियान से कहता है तुम जाके साओ से मिल लो। जब गुमिंग का गुस्सा शांत हो जाता है तब यूसेन उससे पूछता है क्या तुम फेंग जी के कांटेक्ट में हो। गुमिंग कहता है हाँ, तो क्या हुआ। यूसेन कहता है तुम सच में बहुत जिद्दी हो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, शायद तुम्हारे अंकल ने ये तुम्हें नहीं कहा है। जिस पर्सन ने तुम्हारी फैमिली को कर्ज में डुबा दिया था वो और कोई नहीं बल्कि फेंग जी था। ये सुन के गुमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। फिर यूसेन उसे टीज करते हुए कहता है उसने तुम लोगों को बेच दिया था, फिर भी तुम उसकी मदद कर रहे हो। अब जबकि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है।
है। गुमिंग गुस्से से कहता है, क्या उस कमीने ने ये किया? मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर यूसेन उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम अपने अंकल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। फिर वो आगे कहता है, मुझसे वादा करो, तुम उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कभी भी नहीं आओगे। गुमिंग उसकी बात मान जाता है। तभी चेन भी वहाँ पे भागते हुए आ जाता है। यूसेन कहता है, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो। पर गुमिंग उसे दूर पुश करते हुए कहता है, चलो हम दोनों अंकल के लिए फ्रूट्स लेके आते हैं। नियान जब साओ से मिलता है, वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि फेंग जी ने उसकी बहुत धुलाई की थी। फेंग जी उसे कहता है कि तुम्हें नियान को छोड़ देना चाहिए। साओ अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं बल्कि तुम्हें उसे छोड़ना चाहिए। ये सुन के फेंग जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साओ को बहुत मारने पीटने लगता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उसकी ये हालत देख के नियान को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तभी साओ को भी होश आ जाता है और कहता है, तुम्हें अपने आप को सबके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम इस हैबिट को चेंज क्यों नहीं करते? तभी नियान उसके आंखों के सामने अपने हाथों को वेव करता है। साओ कहता है, नियान तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? ये सुन के नियान रोते हुए कहता है, तो तुम्हारी आंखें। साओ कहता है, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। ये सुन के नियान उसे हक कर लेता है। साओ कहता है, सब कुछ ठीक है, मैं जल्द ही रिकवर हो जाऊंगा, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। नियान की आंसू साओ के चेहरे पे गिरती है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि वो रो रहा है। वो पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? नियान कहता है, मेरा ब्रदर हद से आगे बढ़ गया। उसने प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। फिर नियान वहाँ से जाने लगता है। साओ उसे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? नियान कहता है, मैं अपने ब्रदर से सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी वजह से उसने तुम्हें हर्ट किया, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली कर्ज में डूब गई थी। ये सुन के साओ हैरान होकर कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या यूसेन ने तुम्हें कहा? नियान कहता है, अगर मेरा ब्रदर मुझे हिट करता है तो मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पर तुम मेरे बॉटम लाइन हो। उसने तुम्हें हर्ट किया, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। साओ उसे रोकते हुए कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा ब्रदर पागल है, मुझे ये अब पता चल रहा है। अगर तुमने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं कैसे रहूंगा? ये सुन के नियान कहता है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो साओ को किस करता है। इधर बाहर से यूसेन सब कुछ देख रहा था। तभी वहाँ पे एक नर्स आ जाती है और कहती है, क्या तुम साओ के रिलेटिव हो? यूसेन कहता है, हाँ। नर्स कहती है, रिजल्ट आ चुका है, उसके इंजुरीज इतनी भी सीरियस नहीं है और जहाँ तक उसके आंखों का सवाल है, वो कुछ पल के लिए ब्लाइंड रहेगा क्योंकि उसे बहुत मारा पीटा गया है। अगर हम लोग उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिर वो आगे कहती है, उसे कल ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुन के यूसेन परेशान होकर सोचने लगता है, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लग रहा है। फेंग जी ने उसे अधमरा नहीं किया है। वो कमीना फेंग जी, मुझे तो लगा था कुछ पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फेंग जी कहता है, यूसेन ये देखो, मैं तुम्हारे रैबिट को लेके आ गया। मैंने इस रैबिट को उन लोगों से छुड़ा के लाया है, पर उस रैबिट के पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से यूसेन बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। फेंग जी कहता है, जब मैं इसे उन लोगों से छुड़ा के ला रहा था तब गलती से इसके पैर टूट गए, पर अब ये हमेशा के लिए हमारा है। यूसेन कहता है, पर इस रैबिट का पैर टूट गया है, जिसकी वजह से ये रैबिट खुश नहीं रहेगा और मैं भी नहीं रहूंगा। फेंग जी कहता है, पर मैंने इसे वापस तो लाया ना। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यूसेन सोच रहा होता है, अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ भी चाहिए तो तुम वो चीज जैसे भी करके वापस ले ही लेते हो। मैंने तुमसे यही तो सीखा है, पर क्या तुम फेंग नियान को वापस पा सकते हो? जब साओ गहरी नींद में सो जाता है तब नियान कमरे से बाहर आ जाता है और यूसेन से पूछता है, टेस्ट रिजल्ट क्या आई? क्या उसके आईज रिकवर हो सकते हैं? पर यूसेन उससे झूठ कह देता है कि उसके आईज कभी भी हील नहीं हो सकते। अभी वो सोच रहा होता है, फेंग नियान, झूठ कहने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मेरे पास सिर्फ यही तरीका है। क्या तुम फेंग जी को कम्प्लीटली डिसअपॉइंट कर सकते हो ताकि तुम उसके केज से हमेशा के लिए वापस आ जाओ? अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो उस रैबिट की तरह होगा जिसके पैर टूट गए थे। पर इस चीज से फेंग जी को समझ आ जाएगी कि एक रैबिट को वापस लेके आना जिसके पैर ऑलरेडी टूट चुके हैं, ये मीनिंगलेस है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नियान अपने घर पे पहुंच चुका था। वो अपने कमरे में जाता है और अपने सामान पैक करने लगता है। फेंग जी उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? नियान कहता है, मैं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता हूँ। फेंग जी कहता है, आज सुबह मैंने तुम पे गुस्सा किया था, क्या इसी रीजन की वजह से तुम्हारा मूड खराब है? नियान पूछता है, आपने साओ को हर्ट क्यों किया? फेंग जी कहता है, मैंने सिर्फ उसे पंच मारा है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैंने उस पर रहम दिखाया, नहीं तो वो अब तक तो ऑलरेडी डिसेबल हो चुका होता। नियान कहता है,
उसने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी आपने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया? फेंगजी कहता है उसने मुझसे प्रीशियस चीज छीन ली, मैं वाला गुस्सा क्यों नहीं करूँ? मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। नियान कहता है आपकी वजह से वो पूरी तरह से ब्लाइंड होने वाला है। क्या आपको रियलाइज भी है आपने कितनी बुरी चीजें की है? फेंगजी कहता है क्या वो ब्लाइंड होने वाला है? वो कितना यूजलेस है। मैंने उसे सिर्फ कुछ ही पंच मारे थे और देखो उसका हालत ये हो गया। नियान कहता है आप अपने मिस्टेक के लिए कभी भी माफी नहीं मांगते हैं। वैसे भी आपको ये सब कह के कोई फायदा नहीं है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं साओ का ध्यान रख सकूँ। पर फेंगजी उसे जाने नहीं देता है। नियान कहता है ब्रदर आपने मुझे हमेशा सिखाया है ना, मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। फिर वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है आपने साओ को बहुत ज्यादा मारा पीटा है, आपकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं उसका ख्याल रखने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं आपके और मेरे गलतियों का प्रायश्चित कर सकूं। तभी फेंगजी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा। यान कहता है अगर आप मेरे पैर भी तोड़ देंगे फिर भी मैं यहाँ से जाऊंगा। ये सुन के फेंगजी उसका कॉलर छोड़ देता है और कहता है तुम कब से ऐसे बन गए? फिर नियान वहाँ से जाने लगता है। तभी फेंगजी उसे पीछे से हक करते हुए कहता है मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अब्रॉड जाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा और तुम पे गुस्सा भी नहीं करूंगा, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। नियान कहता है आपने मुझसे झूठ कहा, आपने कहा था कि आप साओ को कभी हर्ट नहीं करेंगे। आपने ये झूठ कहा कि अंकल फेंग मुझसे नफरत करते हैं और मेरे डैड मर चुके हैं। ब्रदर आखिर आप कब तक मुझसे झूठ कहते रहेंगे? ये सुन के फेंग जी बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हें अपने करीब रखना चाहता था, आखिर इसमें गलती क्या है? तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो फिर मेरा क्या होगा? नियान कहता है अगर मैं आपको छोड़ भी दूंगा तो आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। फेंगजी कहता है नहीं, तुम्हारे बगैर मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। पर नियान उसकी एक बात नहीं सुनता है। घर से बाहर निकलने के लिए वो हल्का दरवाजा खोलता है पर तभी फेंगजी उसे पीछे से पकड़ लेता है। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब साओ का नींद टूट जाता है वो यूसेन से पूछता है नियान कहाँ पे है? यूसेन कहता है वो अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए गया है। ये सुन के साओ हैरान होकर कहता है तुमने क्या कहा? यूसेन कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। साओ कहता है मुझे पता है तुमने जरूर नियान को इरिटेट किया होगा जिसकी वजह से वो अपने ब्रदर के पास चला गया। यूसेन कहता है मैंने उससे झूठ कहा कि तुम्हारी आंखें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। साओ कहता है तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं उसे कितना हर्ट हुआ होगा। यूसेन हंसते हुए कहता है तुम भी तो चाहते हो ना नियान हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फेंग जी उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, इसीलिए नियान को थोड़ा सफर होना पड़ेगा। साओ कहता है अगर इससे नियान को सफर होना पड़ेगा तो अच्छा होगा कि मैं उसके साथ ना रहूं। यूसेन कहता है अगर फेंग जी और वो दोनों साथ में रह जाएंगे तो क्या इससे तुम ओके हो? साओ कहता है मैं बोला इससे ओके कैसे रह सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नियान बस खुश रहे। ये सुन के यूसेन कहता है ओह तुम कितने जेंटल लवर हो। के बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें नियान को दिखाया जाता है जो बेड में था, उसके हाथों को रस्सी से बांध लिया गया था। इधर सोफे पे हमें फेंग जी को दिखाया जाता है जो ड्रंक हालत में था। वो कहता है तुम जाग गए क्या? तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है? फिर वो आगे कहता है कल तुम डिसोबीडियंट एक्ट कर रहे थे इसीलिए मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ा। नियान कहता है ब्रदर मुझे जाने दो। फेंग जी कहता है मैंने तुम्हारे कपड़े बदल दिए हैं, क्या तुम्हें ये पसंद आए? मंथ के एंड में तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए मैंने इसे अच्छे से सिलवाया है, क्या तुम्हें लगता है कि बर्थडे पार्टी के दौरान तुम इसे पहन सकते हो? नियान घबराते हुए कहता है ब्रदर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जाना चाहता हूँ। फेंग जी कहता है नहीं, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ के जाना चाहते हो? नियान कहता है ऐसा नहीं है कि मैं आपसे भाग रहा हूँ, मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कभी भी देखना नहीं चाहता। फेंग जी चिल्लाते हुए कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, पर कल तुम मुझे छोड़ के जाने वाले थे, क्यों? नियान को अभी उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फेंग जी कहता है अगर मैं तुम्हें इस तरह से बांध के रखूंगा तो तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जा सकोगे, इसके लिए तुम मुझे माफ तो कर दोगे ना? नियान कहता है ब्रदर आप पागल हो चुके हैं, आप मुझे हमेशा के लिए इस तरह बांध के नहीं रख सकते। फेंग जी कहता है जब तुमने कहा कि तुम यहाँ से जाने वाले हो तब से मुझे बहुत हर्ट हुआ है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें बांध के रखा है। नियान देखता है कि दरवाजा हल्का खुला है, मौका देख के वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तभी फेंग जी उसे पकड़ लेता है। फिर वो दरवाजा बंद करते हुए कहता है तुम फिर से डिसोबीडियंट एक्ट कर रहे हो, मैं गुस्से में आ जाऊंगा। नियान कहता है ब्रदर आप मुझे ऐसे डरा रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज मुझे जाने दीजिए। फिर फेंग जी उसके करीब जाते हुए कहता है तुम मुझे हेट करते हो ना, क्या तुम मुझे इतना हेट करते हो कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? ये कह के वो नियान के कपड़े उतारने लगता है। नियान अभी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साओ के ऊपर।
गलती से नियान का फोटो फ्रेम जमीन में गिर जाता है। जब वो फोटो फ्रेम को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कांच की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यूसेन को दिखाया जाता है जो अभी नियान के घर के दरवाजे के सामने था। अभी वो सोच रहा होता है इस डोर का पासकोड नियान का बर्थडे है। फेंग जी सच में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। डोर के सामने उसे सूटकेस मिलता है। वो सोचने लगता है क्या ये फेंग नियान का है? फेंग जी ने उसके साथ कुछ वियर्ड तो नहीं किया है ना? फिर वो जल्दी से उसके कमरे में जाता है जहाँ पे नियान चिल्लाते हुए कहता है ऐसा मत करो। यूसेन तुरंत फेंग जी को उससे दूर हटाता है और उसे जोर का चाटा मारता है। वो जमीन पे गिर जाता है। फिर यूसेन नियान को आजाद करता है। फेंग जी जब नियान को पुकारता है, नियान को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फेंग जी भी उसके पीछे भागने लगता है, पर यूसेन उसे रोकते हुए कहता है अब बस बहुत हो गया। क्या तुम नियान को जान लेने के लिए फोर्स कर रहे थे? ये सुन के फेंग जी बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शांत हो चुका था। यूसेन कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आखिर तुमने कल रात कितनी पी रखी थी? फेंग जी कहता है मुझे अभी क्या करना चाहिए? यूसेन कहता है क्या तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया? उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फेंग जी कहता है अपना मुंह बंद रखो। यूसेन कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, नियान तुम्हें कभी भी छोड़ने ही वाला था। इसी रीजन की वजह से तो उसने हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट रखा। उसने मुझसे विनती किया कि वो तुमसे कैसे दूर रहेगा। अब तुम जाग जाओ, तुम्हें सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है। अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हें माफ कर देगा। वो तुम्हें हेट करता है, इसीलिए वो तुमसे दूर भाग गया। ये सुन के फेंग जी उसे पंच करते हुए कहता है अब तुम अपना मुंह बंद रखो। यूसेन कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोगों को सफर होना पड़ा है? तुम उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहते हो? फेंग जी कहता है अगर मैं नियान से माफी मांग लूंगा तो वो मुझे माफ कर देगा और घर वापस आ जाएगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सुन के यूसेन सोचने लगता है वो पागल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि नियान भागते भागते हॉस्पिटल पहुंच चुका था, पर नर्स से उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी आज सुबह डिस्चार्ज हो चुका है। नियान सोचने लगता है मेरे कपड़े बदल लिए गए हैं, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है। फिर हमें साउ को दिखाया जाता है जिसकी उंगलियों में चोट लग गई थी। उसे अभी सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। वो नियान को कॉल लगाता है पर कॉल कनेक्ट नहीं होता है। फिर वो यूसेन को कॉल करता है और उससे पूछता है फेंग नियान अभी कहाँ पे है, क्या तुमने उसे ढूंढा? यूसेन कहता है वो डर गया इसीलिए वो यहाँ से भाग गया। ये सुन के साउ चिल्लाते हुए कहता है तुमने क्या कहा? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अगर फेंग नियान को कुछ भी होता है तो ये सब कुछ तुम्हारी गलती होगी। यूसेन कहता है तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? उस पागल ने मुझे भी हिट किया और अब तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। साउ कहता है ठीक है मैं नियान को खुद ढूंढ लूंगा। यूसेन कहता है तुम कुछ देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे कैसे ढूंढोगे? पर साउ उसका कॉल काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें फेंग जी को दिखाया जाता है जो अभी कार ड्राइव कर रहा होता है। अभी वो सोच रहा था अगर मैं उससे माफी मांग लूंगा तो वो डेफिनेटली मुझे माफ कर देगा, पर तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। पर वो फिर भी ठान लेता है कि वो नियान को ढूंढ के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो नियान को वापस घर लेके आएगा। तभी वो रास्ते में साउ को देखता है। वो गुस्से से सोचने लगता है जब से ये लड़का नियान से मिला है उसने मेरे नियान को चेंज कर दिया है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है एक्चुअली नियान को वापस लाने के लिए मुझे उससे विनती करने की जरूरत नहीं है। अगर ये लड़का डिसअपियर हो जाएगा तो मैं अपने नियान को वापस पा पाऊंगा। बचपन में मैं ऐसा ही तो करता था, जब भी कोई नियान के करीब आने की कोशिश करता है मैं उसे दूर भगा देता था। ये सही है, अगर ये लड़का डिसअपियर हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमें दिखाया जाता है कि नियान टैक्सी से बाहर निकल चुका था। वो देखता है फेंग जी अभी कार ड्राइव कर रहा है। वो सोचने लगता है ब्रदर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर उसका प्लानिंग क्या है? साउ अभी गूमिंग को कॉल में बता रहा होता है कि मैं नियान को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुका हूँ। अभी मैं ठीक हूँ, मैं अपने आईज से थोड़ा थोड़ा देख पा रहा हूँ। इधर फेंग जी फुल स्पीड में साउ की तरफ अपनी कार आगे बढ़ा रहा था, पर तभी नियान साउ को धक्का दे देता है जिसकी वजह से नियान को चोट लग जाती है। फेंग जी कार से बाहर निकलता है, वहाँ पे यूसेन भी आ चुका था। यूसेन फेंग जी से कहता है तुमने अपने हाथों से नियान को मार डाला। नियान के पैर में चोट लग गई थी। ये देख के साउ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। नियान को अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। साउ कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वो तुरंत यहाँ पे पहुँच जाएंगी। नियान का हालत देख के फेंग जी को याद आ जाता है उसने एक रेबिट का भी पैर तोड़ दिया था। अभी वो बहुत ही ज्यादा शौक में था। वो सोच रहा होता है नियान तुम मर नहीं सकते। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग जी अपने घर में था। उससे मिलने के लिए यूसेन आया हुआ था। यूसेन उससे कहता है तुमने सच में मुसीबतें खड़ी कर दी थी, तुमने नशे की हालत में किसी को ठोक दिया था। क्या तुम कंफ्यूज हो गए थे या तुम्हारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो गया था? अच्छी बात यह है कि पैसे देके मैंने इस मैटर को सेटल कर दिया। जब तुम नशे की हालत में होते हो तुम स्टूपिड चीजें करते रहते हो
हो। फिर वो बेड पे बैठ जाता है और कहता है मास्टर फेंग, तुम्हें मुझे इस बार थैंक्स कहना चाहिए। फिर वो फेंग जी का चिन ऊपर उठाते हुए कहता है तुम कितने दिन से नहीं सोए हो, तुम सही से खाना पीना तो कर रहे हो ना। फेंग जी कहता है जब मैं सोता हूँ तब मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, मैं सपने में ये देखता हूँ कि फेंग जी मेरे आंखों के सामने मर गया। ये सुन के यूसेन कहता है क्या इसी रीजन की वजह से तुम नियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा रहे, क्योंकि तुम उसे मरते हुए देखना नहीं चाहते। फेंग जी पूछता है क्या वो मुझे हेट करता है। यूसेन कहता है वेल उसने कहा कि वो तुम्हें कभी भी देखना नहीं चाहता है। फेंग जी कहता है ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो भला मुझे हेट क्यों ना करे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तभी यूसेन उसके फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें तो बुखार हुआ है, अभी तुम नियान को टॉर्चर नहीं कर रहे हो, क्या तुम खुद को टॉर्चर कर रहे हो। फेंग जी कहता है इन 2 दिनों में मैंने फेंग नियान के बारे में बहुत सपना देखा। मैंने सपने में ये देखा कि हम दोनों साथ में कैसे बड़े हुए हैं। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, जब भी उसे चोट लगता है चोटों की निशान हमेशा बढ़ती रहती है। वो मुझे हमेशा मना करता रहता था। इन द एंड बहुत सारे फेंग नियान मेरे सामने आ गए जिन्हें मैंने हर्ट किया है। वो सब लोग मुझे ब्लेम करने लगे और मुझे हेट करने लगे, जिसकी वजह से मुझे गिल्टी फील होने लगा। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, पर जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ मैं अपने सामने उसके डेड बॉडी को पाता हूँ और नियान ने मुझसे कहा वो मुझे हेट करता है। फिर फेंग जी रोते हुए कहता है मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, इससे पहले मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ था। यूसेन उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें इन चीजों को छोड़ना होगा। फेंग जी कहता है पर मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। यूसेन उसे हक करते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसे भूलने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी उसे साउ का मैसेज आता है। साउ ने उसे मैसेज किया था क्या तुमने अपना गोल अचीव कर लिया। यूसेन उसे रिप्लाई देता है मैं काफी करीब हूँ। फिर वो फेंग जी से कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इधर साउ यूसेन को मैसेज करता है उसे कभी भी फेंग नियान के सामने अपीयर होने मत देना। हालांकि नियान का मतलब ये नहीं था, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि वो नियान के लाइफ में इंटरफेयर करे। इसके बाद हमें हॉस्पिटल में नियान को दिखाया जाता है। उससे मिलने के लिए आज उसके दोस्त आए हुए थे। इसके बाद हमें फेंग जी को दिखाया जाता है जिसकी नींद अभी अभी टूटी थी। एक नाइटमेयर की वजह से उसका नींद टूट चुका था। वो देखता है कि यूसेन उसके करीब था और उसका ध्यान रख रहा था। फिर फेंग जी बाथरूम की ओर जाने लगता है। ये देख के यूसेन सोचने लगता है मैं पूरी रात तुम्हारा ध्यान रख रहा था, एटलीस्ट तुम मुझे ब्लैंकेट से कवर कर सकते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नियान अभी ट्रिमिंग कर रहा होता है। तभी यूसेन उसे पीछे से हक करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है, क्या तुम्हारे सर में अभी भी दर्द हो रहा है। फेंग जी कहता है मैं नियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये सुन के यूसेन हैरान में पड़ जाता है और कहता है तुमने अभी तक उसे नहीं छोड़ा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के ऊपर। गूमिंग कहता है तुमने मेरे अंकल की जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें और अंकल को साथ में रहने के लिए दे रहा हूँ। चेन भी उसकी बातें सुन लेता है और उसे हिट करते हुए कहता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें उसे तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे भागते हुए नियान का फादर भी आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो नियान से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, अगर यूसेन ने मुझे नोटिफाई नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी हालत ऐसी है। नियान कहता है डैड मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे बारे में फिक्र करें, इसीलिए मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी टूट गई है। उन्हें देख के चैन कहता है तो आप फेंग नियान के पिता है ना, आप दोनों सिमिलर लग रहे हैं। तभी वहाँ पे गूमिंग भी आ जाता है। चैन कहता है मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए गूमिंग और मैं बाहर जा रहे हैं। ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नियान कहता है डैड मैं तो भूल ही गया था, ये साओ है। साओ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है हेलो अंकल, मैं फेंग नियान का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। नियान का फादर उसे पेट करने लगता है और कहता है वैसे देखा जाए तो तुम काफी अच्छे लड़के हो, तुम्हारा बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है और तुम हैंडसम भी हो। अपनी तारीफ सुन के साउ ने थैंक यू कहता है। नियान का फादर पूछता है तुम जॉब क्या करते हो, तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं, क्या तुम मुझे गारंटी के साथ कह सकते हो कि तुम नियान को हमेशा प्यार करते रहोगे। साउ सीरियस होके कहता है मेरा प्रोफेशन है मांगा ड्रॉ करना, मेरे दोनों पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं, मेरे पास कार और घर है, मेरी फैमिली में एक सिस्टर और एक नेफ्यू है, मैं सिर्फ फेंग नियान को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। नियान सोचने लगता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम दोनों बस आपस में बातचीत करते रहोगे। साउ का जवाब सुन के नियान का फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नियान भी सोचने लगता है डैड सेटिस्फाई लग रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साउ नियान को व्हील चेयर पे घुमा रहा था। कुछ देर के बाद वो दोनों वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं। साउ उससे पूछता है क्या तुम फेंग जी को हेट करते हो क्योंकि उसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें की। नियान कहता है मैं उसे हेट इसीलिए करता हूँ क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट किया। ब्रदर और मैंने ऑलरेडी समझौता कर लिया है। उसकी बातें फेंग जी भी सुन रहा था। वो उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। फेंग जी जब अपने बेड पे वापस आ जाता है वो देखता है कि वहाँ पे एक बुके रखा हुआ था। साउ पूछता है
है किसने ये बुके यहाँ पे रखा है, क्या तुमसे मिलने के लिए कोई आया था? उस फ्लावर को देखते हुए नियान कहता है ये पर्पल हाइसिंथ। मेरे ब्रदर ने एक बार कहा था कि पर्पल हाइसिंथ का मतलब होता है प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर अगले सीन में हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है। फेंगजी अभी एरोप्लेन पे बैठा हुआ था। यूसेन कहता है क्या कोइंसिडेंट है, तुम भी नेदरलैंड जा रहे हो? फेंगजी कहता है अब प्रिटेंड करना बंद करो, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना? यूसेन कहता है मुझे सुनने को मिला है कि फेंग और साउ दोनों नेदरलैंड गए हुए हैं, क्या इसी रीजन की वजह से तुम भी वहाँ पे जा रहे हो? क्या तुम फिर से नियान को उससे छीनना चाहते हो? फेंगजी इरिटेट होकर कहता है मैं तो बस रिलैक्स करने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। यूसेन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मुझ पे गुस्सा मत करो, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। ये सुन के फेंगजी कहता है वेल ये तो अच्छी बात है, अगर मैं नियान से दोबारा मिला तो मुझे मन होगा उसे फिर से छीनने का। तभी यूसेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, मैं 20 सालों से तुम्हें ही लाइक करता आ रहा हूँ, क्या तुम मेरी ओर एक बार देख भी नहीं सकते? फेंगजी कहता है मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, पर यूसेन कहता है लेकिन मैं तुमसे तंग नहीं हूँ। ये सुन के फेंगजी उसकी ओर देखता है। यहाँ पे इस मानवा का हो जाता है दी एंड। आपको ये मानवा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।